नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। भयंकर सैलाब की चपेट में आने से अब तक 160 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 750 लोग अब भी लापता हैं। इस विनाशकारी सैलाब में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था और तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ बह गया। वही बताया जा रहा है कि तिब्बत में लहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबे को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेश नागरिक भी हैं, जिनमें 133 भारतीय शामिल हैं। अब आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, आप इसमें पानी का खौफनाक जो बहाव है उसे देखिए आप। जो कि ढलान है, पानी का इतना फोर्स है कि वो उसके बीच में जो कुछ आ रहा है तिनके की तरह उसके साथ बहता चला जा रहा है। तभी दर्जनों पुल इसमें बह गए हैं, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं और 40 किलोमीटर लंबा हाईवे वो तबाह हो गया और न जाने कितने घर इसमें तबाह हुए। जो कुछ अब आप पानी का फोर्स इन तस्वीरों में देखिए आप, बहुत ऊंचाई से वीडियो लिए बनाया गया है। इतनी तेज़ पानी बह रहा है और इस पानी की ऊंचाई यहाँ पर गहराई जो है वो तकरीबन 30 फीट बताई जा रही है। मतलब ये कि इतनी फोर्स के साथ इतना सारा पानी जब ऊपर से आया तो वो अपने साथ बस मौत ही लाया और जहाँ जहाँ से गुजरा उसने वहाँ सिर्फ तबाही पैदा की। गाड़ियाँ, घर, सब कुछ जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ तबाह होता चला। जाहिर है इतना पानी अगर ऊपर से आया है तो फिर भारत के भी कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। ख़ासतौर से यूपी और बिहार के वो इलाके जो नेपाल से लगते हैं वहाँ के लिए ख़ासतौर से अलर्ट जारी हुआ है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनको खाली करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये पानी जब और आगे बढ़ेगा तो जो उसकी अगली मंजिल है वो भारतीय राज्यों के कुछ इलाके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं और बिहार के कुछ इलाके आते हैं। तो ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं तबाही का मंजर। एक तरफ नेपाल में जब बाढ़ आई, किस तरीके से तबाही इस बाढ़ ने मचाई। घर के साथ साथ तमाम पुल जो वहां मौजूद थे और गाड़ियां लोगों को बहा लेकर चली गई। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं तबाही के बाद का मंजर, जहां सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए घर, मलबा और रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। 750 लोग लापता हैं, 160 लोगों की मौत हो चुकी है, 136 भारतीय ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अब ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बाढ़ आई और बाढ़ का जो फोर्स है, इस पानी का जो फोर्स है वो बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या करने पर आमादा है ये पानी। और जब से ये तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, लोग सिहर उठे हैं। जो वहाँ पर थे, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, आप बस उनके बारे में महसूस कीजिए। पुल बह गए, तमाम मकानात जो रास्ते में आए वो सब तबाह हो गए, बहुत सारी गाड़ियां पानी के साथ बह गईं और न जाने कितने लोग 750 लोग देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको कि ये लापता हैं, जिनका कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है और 136 भारतीयों की संख्या बताई जा रही है जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। नेपाल से बर्बादी की एक और डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस वक्त सैलाब आया तभी नदी के किनारे एक स्कूल बस बच्चों को लेकर जाती हुई दिख रही है। जैसे नदी में तेज फ्लैश फ्लड आया, बस के अंदर बैठे बच्चे चीखने लगे। ये बस के अंदर की देखिए तस्वीर है। बच्चे देख रहे हैं पानी का फोर्स और उस खतरे को महसूस कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए लोग सड़कों पर भी भाग रहे हैं। ड्राइवर ने तेज़ी दिखाई, वहाँ से किसी सूरत से बस को आगे निकाला। अब आगे का बस यही कह सकते हैं कि खुदा जाने कि इस बस का क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक तस्वीरों में मंजर दिखाई दे रहा है। वही नेपाल में फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। लोग घरों से बाहर निकल पाते उससे पहले ही पानी घर को बहा ले जा रहा था। सैलाब घरों के ऊपर से बह रहा था। मलबे और पानी के बहाव के ये रौद्र रूप जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि ना नेपाल में बारिश है और ना ही कुछ ऐसी स्थिति है कि बाढ़ आ सके। ऐसे में लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से फ्लैश फ्लड आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। नेपाल में बाढ़ का पानी कितनी रफ्तार से बह रहा था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां गांव थे वहां बाढ़ है, जहां नदी थी वहां मौत का सैलाब था, जहां नदी पर पुल थे वहां पानी पुलों को भी अपने साथ बहा ले जा रहा था। लोग सिर्फ तबाही को देखकर चिल्ला रहे थे। अब वक्त बीतने के साथ कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये नेपाल के रिसुआ इलाके की है। पहाड़ से जब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा तो आप देखिए भगदड़ सी मच गई, लोग भाग रहे हैं और उसके बाद जो नदी के किनारे तमाम बसेस खड़ी हैं और उससे लगी हुई जो सड़क है वहां तक आप देखिए पूरा वो हिस्सा ऐसा लग रहा है सब उखड़ गया। बसें जो है वो तले ऊपर चढ़ गईं और पानी का फोर्स जो है वो सड़क तक कैसे आया और सड़क पर भाग रहे तमाम लोग उसकी चपेट में आ गए। जैसे लग रहा है कि पूरा ये हिस्सा नदी में समा गया, इतना तेज पानी का बहाव था और सब कुछ पानी अपने साथ उसके बाद लेकर चला गया। दाहिनी तरफ जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने उस बस के अंदर की, जो एक स्कूल बस है जिसमें बच्चे हैं छोटे छोटे सवार, और वो उस खतरे को महसूस करने के बाद बच्चों में भी एक तरह की बेचैनी पैदा हुई और चीख पुकार सी बस के अंदर मच गई है। लेकिन बस ड्राइवर ने उस वक्त थोड़ी तेज़ी दिखाई और बस को वहाँ से निकाल कर ले गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड ने रसुआ, धांडिंग और नुआकोट जिलों में भारी तबाही मचाई। तिब्बत बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में बाढ़ ने गांव के गांव साफ कर दिए हैं। भारी भरकम पुल पानी में तिनके की तरह बहता हुआ दिखा। अब एक पुल पानी के फोर्स से देखिए, जैसे ये स्लैब है पुल का, ये बहता हुआ जा रहा है। इसके आगे जो पुल है उसके का जो पिलर है उसको ये तोड़ देगा और उसके बाद वो पुल भी बहता हुआ साथ में चला जा रहा है। और आगे रास्ते में जितने पुल पड़ रहे हैं सब इसी तरीके से तिनके की तरह बहते चले गए। दो नदियों के सिरों पर बसे हुए तमाम इलाकों को जोड़ने वाले ये ब्रिजेस, इस नदी के बहाव में सारे ब्रिजेस जो थे, सारे पुल जो थे वो बहकर खत्म हो गए, तबाह हो गए। ये बड़े बड़े स्लैब, आप इसका वजन क्या आप अंदाजा लगाएंगे, आप न जाने कितना टन वजन इसका होगा। और ये पानी में इस तरीके से बह रहा है जैसे लकड़ी की कोई बल्ली, कोई बांस का कोई टुकड़ा इस तरीके से बहता हुआ चला जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी का फोर्स क्या रहा होगा और इसकी चपेट में आने से जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उन पर क्या गुजरी होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी। वहीं रसुआ में आए सैलाब के बाद नदी का पानी अब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर भारत में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। तो पूरी रात शारदा नदी पर बने पुल पर निगरानी रखी गई और देखा गया कि जो खतरा नेपाल में आया, क्या वो खतरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो सटे हुए इलाके हैं उत्तराखंड के, या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीन में फटी झील, नेपाल में आया सैलाब। नेपाल में तबाही, भारत में हाई अलर्ट। नेपाल में सैलाब से हाहाकार, यूपी बिहार में सहमे लोग। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है।
नेपाल में भोटे कोशी नदी में भारी जल प्रलय के बाद भारत के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे के बीच लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये 3 तस्वीरें तिब्बत चीन सीमा पर बने ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां सुबह 10:59 और 30 सेकंड पर लोगों को सैलाब की आहट हुई तो कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर लाखों टन मलबा लिए सैलाब इमिग्रेशन सेंटर की 5 मंजिला इमारत से टकराया और अगले महज 30 सेकंड में 200 फीट ऊंची इमारत मलबे में समा गई। इमारत, इंसान, कार, सब कुछ मौत के सैलाब में बह चुका था और कयामत आगे की तरफ जा रही थी। लोग पूरी ताकत से साथ भाग रहे थे ताकि सैलाब को हरा सके, लेकिन विनाश बनकर आए सैलाब ने कोई रहम नहीं किया। 10 सेकंड के भीतर यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। भाग रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब गई, कई लोग मलबे में दब गए। तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर इतना अहम क्यों है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा का परमिट मिलता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री करते हैं। जब यहाँ सैलाब आया उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का एक ग्रुप यहाँ मौजूद था। इस जलजले में 28 देशों के 341 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के 133 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के 77 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी शामिल हैं। वहाँ पे नदी में अचानक बाढ़ आने से बहुत सारी जो खबर आ रही, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान से गए हुए करीब 130-133 लोगों की भी अभी खबर नहीं मिल पा रही है। और हमारे देश से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वहाँ पहुँचकर बचाव का कार्य कर रही है। उन लोगों को जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में लगा है और जितना यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हम लोग नेपाल के सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं और करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ हम लोग ढूंढ लें, उनको निकाल लें और खतरे से बचा सकें। चीन से आए सैलाब से नेपाल के रसुआ में किस कदर तबाही मची है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। तिब्बत से पानी नेपाल में घुसा तो सबसे पहले चपेट में ये पुल आया। ये पुल नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है। पानी के साथ इतना मलबा था कि पुल पल भर में ही टूट गया। चीन के गिरोंग पोर्ट से शुरू हुई कीचड़, पत्थरों और मलबे की विशाल दीवार ने कुछ ही मिनटों में नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे और स्याफ्रू बेसी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। 8-10वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्षमा पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेँ। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब ने नदी किनारे बसे पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब में वहां जितनी कारें और इमारतें थीं सब बह गई। रसुआ में तबाही के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है।
लोग रस्सियों के सहारे कीचड़ में फंसे लोगों को निकालने में लगे। इस प्रलयकारी सैलाब की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और पानी के साथ आए मलबे ने चंद मिनटों में उसे अपने साथ बहा ले गया। नेपाल में आए इस महाप्रलय में 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज, 300 से ज्यादा ट्रक, गाड़ियां और नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा बेटरावती रसुआगढ़ी हाईवे भी बह गया। ये खौफनाक मंजर रसुआ इलाके के बाजार का है। यहाँ सैलाब इमारतों से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रहा है। यहाँ बने घर तिनके की तरह बह गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस दिखे। इस आपदा ने पल भर में आसपास के गांव और रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। कई रिहायशी इमारतें और दुकानें मलबे और कीचड़ में जमींदोज हो गई। फंसे लोगों तक पहुंचने और रेस्क्यू के लिए नेपाल सेना और दूसरी निजी एजेंसियों के 15 हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया है। इसके जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल में आए सैलाब से बहुत से मकान तबाह हो गए। जो बच गए वहां अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां एक लड़का घर की छत पर खड़ा होकर मदद मांग रहा था। लड़का हेलीकॉप्टर देखकर अपनी टी शर्ट घुमाने लगता है। इसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर युवक के करीब पहुंचा और बिल्डिंग के ऊपर कुछ देर तक हेलीकॉप्टर उड़ता रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को कैसे बचाया जाए। इस दौरान पायलट हेलीकॉप्टर को काफी नीचे तक लेकर गया। इसके बाद सेना के जवान ने हाथ बढ़ाकर उस बच्चे का हाथ थामा और उसको रेस्क्यू कर बचा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लड़का है जो कि जब वो देखता है कि उसके सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी शर्ट उतारता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मुझे बचाओ। और जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे अधिकारी उसे देखते हैं, उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है और उसे बचा लिया जाता है। नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच चुका है। ये विशेष विमान दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से रात करीब 8:35 पर निकला और काठमांडू पहुंचा। इसमें अस्थायी टेंट, शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आगे की मदद के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमानों और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा हुआ है। सहायता पहुंचने लगी है और जैसा कि मैंने कहा, वहाँ जब भी ऐसे घटनाएं हुई हैं, हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, क्योंकि हमारा मित्र देश है, हमारा अभिन्न अंग है और हमारे जो नेपाल के जो समाज है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हम लोग हमेशा एक भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और भाई की तरह रहे हैं और आज भी वो रिश्ता कायम है। वो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी यथासंभव मदद है वो हम लोगों की तरफ से जारी है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर पीएम मोदी नेपाल के पीएम बालेन शाह से उन्होंने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और अब इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने मुश्किल समय में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पीएम मोदी की उदार पेशकश की दिल से सराहना करते हैं। समर्थन का ये भाव दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्ते को भी दिखाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह से बात की। उन्हें इस मुश्किल वक्त में उनसे बात करके ये भी भरोसा दिया कि हम साथ हैं और आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। चूँकि बहुत बड़ी त्रासदी नेपाल में आई है और ऐसे वक्त में जाहिर है नेपाल को मदद की ज़रूरत है, तो भारत का एक विमान जो है वो राहत का सामान लेकर के, ज़रूरी दवाइयाँ लेकर के नेपाल पहुँच भी चुका है और बाकी चीज़ों को अलर्ट मोड में रखा गया कि अगर नेपाल को और ज़रूरत होगी मदद की तो भारत की तरफ से मदद पहुँचाई जाएगी। नेपाल में आई इस भयंकर तबाही में तमिलनाडु के 57
पर्यटकों में से 37 का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, जबकि 20 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। ये पर्यटक हिमालय क्षेत्र में एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बाढ़ के बाद उनसे संपर्क टूटने की वजह से उनके परिवारों में अब चिंता बढ़ चुकी है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों की जानकारी जुटाने और नेपाल में फंसे हुए तमिलनाडु के नागरिकों की सहायता के लिए कोशिश में लगी है। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के भी 77 लोग इस भीषण तबाही में फंस गए हैं। उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा ग्रुप था जो यात्रा खत्म कर चुका था और आज सुबह तिब्बत से इमिग्रेशन खत्म करके वापस काठमांडू जा रहा था। तो हमारे 77 लोग थे। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, तो इस कारण सारे कम्युनिकेशन जो भी है सो अभी डाउन है। वहां पे ऑन ग्राउंड किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। और वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम द अथॉरिटीज कि कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और ऑन ग्राउंड भी वहां पे लगता है बहुत डैमेज हुआ है और उसके कारण सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी सारे डैमेज हो गए हैं वहां पे। तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कल सुबह तक हमको कुछ मालूम पड़े। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। भयंकर सैलाब की चपेट में आने से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 750 लोग अब लापता हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही। इस विनाशकारी सैलाब की वजह से 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गए। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट ऊपर तक आकर बह रहा था, यानी जहां पर सतह से 30 फीट ऊंचाई हो चुकी थी पानी की, इतना पानी आया। इस पानी के बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ बह गए। और बताया जा रहा है कि तिब्बत में लेहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोग जो है मलबे के चपेट में आ गए और करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया मलबा इन लोगों को। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी हैं, जिनमें 133 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाल में भयंकर तबाही आई। कल जो सैलाब आया उसने बहुत नुकसान किया है और अब उस नुकसान के जो मंजर, तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। और ये जो सैलाब है, ये सैलाब अब भारत के राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा तबाही भोटे कोशी नदी के किनारे बसे इलाकों में हुई। नदी के रास्ते में आने वाला सब कुछ सैलाब बहा ले गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि बाढ़ के रास्ते में आने वाली इमारतों, सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि चीन से सटे हुए तिब्बत के बॉर्डर के इलाके में आज 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत से नेपाल की तरफ आने वाली नदी में आ गिरा। ग्लेशियर का साइज इतना बड़ा था कि उसने नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच क्लाउड बर्स्ट होने से नदी में मलबा आया। पानी का बहाव ग्लेशियर की वजह से रुक गया और तेज प्रेशर क्रिएट होने के लगा। और थोड़ी देर के बाद जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो ये ग्लेशियर टूटा और सारा पानी, मलबा बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आया। नदी के पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि निचले इलाकों में सब कुछ तबाह कर दिया इसने। भोटे कोशी नदी जहां जहां से गुजरती है वहां वहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। इस सैलाब को लेकर कहा जा रहा है कि चीन ने 45 मिनट की देरी से सैलाब की जानकारी नेपाल को दी, जिसकी वजह से नेपाल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए समय नहीं मिल पाया। अगर चीन ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जानकारी रियल टाइम पर शेयर की होती तो नेपाल के पास लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का समय मिल जाता, लोग बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है।
नेपाल में बाढ़ से हुई भारी तबाही के बाद भारत में भी अलर्ट है और खासकर बिहार के 9 जिलों और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने से बैराज के 36 गेट खोले गए हैं। साथ ही नदी किनारे वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हालात को देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी की और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने महाराजगंज और कुशीनगर जिले में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में नजर रखने का भी आदेश दे दिया है। नेपाल में बाढ़ से भारत अलर्ट, एक्शन में बिहार यूपी की सरकार। बिहार के नए जिलों में हाई अलर्ट, यूपी के 7 जिलों में अलर्ट। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तिब्बत से आए जलजले ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई है जिसका दर्द दशकों तक मिटने वाला नहीं है। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में हुई है, जहां 150 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। तिब्बत से निकला तबाही मचाने वाला ये पानी नेपाल में गदर मचाने के बाद अब भारत की तरफ बढ़ गया है। नेपाल के रसुआ की विनाश लीला अब तेजी से यूपी और बिहार की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत के बिहार और यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट है। यूपी के 7 जिलों में और बिहार के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हालात कितने संवेदनशील हैं उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड में हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। जब पीएम और गृहमंत्री अलर्ट हैं, तो बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। राज्य सरकारों के निर्देश मिलते ही सीनियर अधिकारी मौके पर तैनात हो गए, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के जिन 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल है। वहीं यूपी के 7 जिलों महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल की नदियों में उफान के बाद बिहार में बहने वाली गंडक नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और फ्लैश फ्लड आने की भी आशंका है। पुलिस, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें नदी किनारे बसे इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को गंडक नदी के किनारे बसे गांवों, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। पुलिस नदियों के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा रही है। लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। बगहा में कई लोग एहतियातन खुद ही जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।
हालात को देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उन्हें अलर्ट रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। नेपाल का पानी बिहार में आने से पहले गंडक बैराज से रात 11 बजे तक 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बैराज के पानी से जुड़ने वाली कई नहरों को भी खाली कर लिया गया है। नेपाल से आने वाले पानी के लिए बैराज में जगह बनाई जा रही है। संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तिब्बत और नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण वाल्मीकि नगर बराज पर, गंडक बराज पर और डाउनस्ट्रीम में सभी तटवर्ती पंचायतों में और ब्लॉक में सभी प्रशासन के लोग अलर्ट हैं और जल संसाधन विभाग की फील्ड फॉर्मेशंस भी अलर्ट हैं। हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा भी विभिन्न तटबंध का और वाल्मीकि नगर बराज का निरीक्षण किया गया है। एक्सपेक्टेड है कि डेंजर लेवल से बिलो ही रहेगा पानी, तो स्थिति सामान्य रहेगी। अलर्ट के रूप में हम लोगों ने सभी तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया है और जो निचले क्षेत्र में लोग हैं उनसे ऊपर के क्षेत्र में जाने के लिए अपील की है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल प्रशासन के लोग सब लोग मुस्तैद हैं। और नेपाल से बाढ़ का पानी बिहार आने की संभावना पर बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया कि गंडक नदी के देवघाट पर जलस्तर करीब 3 मीटर बढ़ने की आशंका है। इसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और नदी के बढ़ते वाटर लेवल पर नजर रखी जा रही है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से, इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। नेपाल में आया बाढ़ यूपी के बॉर्डर इलाके में भी तबाही मचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा यूपी की गंडक और नारायणी नदी में मंडरा रहा है। दोनों ही नदियों में वाटर लेवल बढ़ने और उफान का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। खतरे को देखते हुए नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीएम योगी ने दोनों जिलों के अधिकारियों को गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी पर नजर रखने और बाढ़ की आशंका के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेपाल के रसुआ क्षेत्र के भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगले कुछ घंटे बिहार और यूपी के लिए बहुत सावधानी बरतने वाला है। हालांकि खतरे की आशंका वाले जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से पैनिक में नहीं आने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिहार के 9 जिलों में अलर्ट के साथ एनडीआरएफ की 2 अतिरिक्त टीमें भेज दी गई हैं। 9 टीमें बाढ़ के मद्देनजर पहले से वहां तैनात हैं। इसके अलावा यूपी के कुशीनगर में भी एनडीआरएफ की एक और एक्स्ट्रा टीम भेजी गई है और कई और टीमों को एहतियातन तैयार भी रखा गया है। ये स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हुई है, एमएचए भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और स्टेट गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने भी अभी असेसमेंट किया शाम को। उसके बाद एक वेस्ट चंपारण जो गंडक रिवर बेसिन के साथ ही पड़ता है और मुजफ्फरपुर, तो 2 टीमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको टीमें चाहिए, तो हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई वहाँ पे
और ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी असेस किया तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी टीम गई है। तो ऑलरेडी 9 टीम्स हैं हमारी बिहार में अलग अलग जगह, और 2 टीम्स ये स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के मद्देनजर गई हैं। CWC का भी एडवाइजरी था सुबह का, तो हम लोग सुबह से ही उस पर नज़र बनाए हुए थे, और हमारी एडिशनल टीम्स स्टैंड बाई में है। जैसे से अगर स्थिति जिस हिसाब से पानी नीचे आता है और अगर स्थिति बनती है तो हमारी एडिशनल टीम भी डिप्लॉय होंगी। जो इम्पैक्ट है वो आप किस तरीके का देख रहे हैं, और क्या इसको और नीचे के एरिया पे या हाजीपुर की तरफ गंडक का जहां जहां रिवर का जो पूरा बेस है उसके अलावा भी आप इसको देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट की आशंका? देखिए वहां पे कई बराजेस भी हैं, जैसे वाल्मीकि नगर में भी है, जो जब यहाँ पे एंटर करती है गंडक, मतलब जब इंडिया में बॉर्डर में, तो वो डिपेंड करेगा कितना वाटर फ्लो ऊपर से आ रहा है और कितना वाटर जो है पानी वहां से छोड़ रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो अभी इस स्थिति में अभी एग्जैक्टली कितना एरिया वो इंडंडेशन होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। फ्लैश फ्लड जब आता है तो ऊपर से पानी बहुत तेजी से नीचे आता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो उसका फोर्स घटता चला जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं, लेकिन फिर भी अलर्ट रखा गया एजेंसीज को। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? हुसैन, इस समय हम यूपी के कुशीनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अधिकारियों से बातचीत की है और यहां को लेकर के खासा अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के वो 2 जनपद हैं जो कि बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं, और इस समय हम कुशीनगर के अहरौली दान गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले कैमरामैन मकसूद को बोलूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं। गंडक और जो नारायणी नदी है वो फिलहाल इस समय पूरी तरीके से तेज बहाव के साथ बह रही है, लेकिन गनीमत की बात यही है, अच्छी बात यही है कि पानी नेपाल से आया है वो फिलहाल अभी भी खतरे के निशान से नीचे है, यानी कि जो लोगों की समस्या है, लोगों की परेशानी है, वो कम से कम अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसीलिए फिलहाल यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो एहतियात के तौर पर, चूंकि कल यहां पर जो कुशीनगर के डीएम हैं, एसपी हैं, जिला प्रशासन है, वो सारे लोग यहां पर मौजूद थे, और सभी लोगों से जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये आग्रह किया है कि फिलहाल पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जरूरत पड़े तो SDRF, NDRF और जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए पूरी तरीके से यहां पर मौजूद है। सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। क्या स्थिति देख रहे हैं अभी जो नारायणी जो नदी है उसकी फिलहाल स्थिति देख करके क्या लग रहा है? अभी फिलहाल तो सामान्य स्थिति बनी हुई है, अभी कोई खतरा उतरा का हम लोगों के यहाँ है नहीं। अभी डीएम, एसपी, जिला प्रशासन कल सब लोग इस पूरे इलाके में आए थे, अलर्ट कर गए थे। वैसे सब लोग अलर्ट। आप बताइए विशाल, कल जो जलस्तर था नदी का पूरा लोगों इस को फ्लैश फ्लड के बाद, नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद इसके जलस्तर में कोई बदलाव आया है अभी तक कि नहीं? अपने बांध पर चले जाए। हुसैन, एक बार अपना सवाल आप दोहरा दें प्लीज। विशाल, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नेपाल में त्रासदी आई, जो पानी वहां से फोर्स के साथ चला है, क्या वो इस इलाके तक पहुंचा है? जो नदी का जलस्तर कल था वो जलस्तर आज वही है या उससे बढ़ चुका है? देखिए हुसैन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जहां इस समय हमारी मौजूदगी है कुशीनगर के अहरौली दान गांव में, जहां मेरे ठीक पीछे गंडक और नारायणी नदी बह रही है, यहां पे भी वो पानी है जो कि नेपाल से ही आता है। इस नदी का जो पूरा प्रेशर है वो प्रेशर इतना नहीं है कि इस तेज गति से कि नदी में आवाज भी आए और उसके बाद नदी का पानी जो है वो फ्लो करे, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक नेपाल से आने वाला पानी भी गंडक और नारायणी में फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है, गनीमत की बात यही है, राहत की बात यही है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कुशीनगर के लोगों के लिए, महाराजगंज के लोगों के लिए कि कम से कम जो अभी यहां का लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे हैं वो उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए SDRF और NDRF के साथ साथ जिला प्रशासन की टीमों को यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। लेकिन गनीमत यही है कि जो पानी नेपाल से अभी भी आ रहा है यहां पे, उसमें कम से कम ये देखने में स्थिति यही मिल रही है कि खतरा जो है वो कम से कम दूर है। जो नारायणी नदी का पानी है फ्लो उसमें जरूर है, लेकिन कम से कम एहतियात के तौर पर यहां पे ये माना जा रहा है कि कटान जो है जिसमें लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, वो कम से कम अभी यहां पर स्थिति दूर दिख रही है। हुसैन, बिल्कुल, तो एहतियाती तौर पर जो है कई एजेंसीज को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, जैसा कि विशाल हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं। विशाल, कुछ और लोगों से जरा बात कीजिए, ये खबर सुनने के बाद इन लोगों ने क्या तैयारी की है? क्या ये लोग अभी गांव में बने हुए हैं या इन्होंने भी ये फैसला किया है कि कुछ वक्त के लिए कहीं आसपास कहीं और सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे नदी के किनारे से? जी,
सीधे लोगों से ही संवाद कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, जो आप लोगों को जानकारी मिली कि भाई यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, नेपाल में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आ रखी है, आप लोगों ने क्या तय कर रखा है कि यहीं पे डट के रहना है, प्रशासन के साथ मिलकर के मुकाबला करना है, या कुछ सोच रहे हैं कि आसपास कहीं गाँव में शिफ्ट होंगे? जैसे प्रशासन का कहना ये है कि आप लोग जो नदी किनारे जा रहे हैं उस पर न जाएं, आप जो बंधे बनाया गया उस पर रहें। ये सब मतलब आदेश मिला है डीएम साहब को, लेखपाल साहब खुद यहाँ डेरा रखे वहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बांधा है बांधे पर रहिए, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाव जो लोग चला रहे थे उनको फिलहाल मना किया गया है। देखिए डीएम साहब एडीएम से सबका मना किया है कि आप लोग नदी किनारे ना जाए, कोई नाव ना चलाए, लेकिन फिलहाल देखिए अपना चला रहे हैं, खतरे का घंटा है लेकिन चलाने नहीं चाहिए, अब चला रहे हैं, उनका जिम्मेदारी खुद होंगे जो चला रहे हैं। आप बताइए, लोकल हैं आप यहाँ के, आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या आप लोग यहीं पे भी रहेंगे या फिर कहीं कुछ दूर भी जाएंगे? नहीं, जैसे निर्देश तो है, डीएम और एसपी साहब का निर्देश है कि नदी के एरिया में आप लोग मत जाइए। यहाँ एपी बंधा है, एपी बंधा बिल्कुल सुरक्षित है। बंधे से जो अंदर के बाहर के लोग हैं वे लोग तो कहीं से भयभीत नहीं हैं, लेकिन जो नदी के एरिया के लोग में जो खेती गृहस्थी करने के लिए जाते हैं उन लोगों को एहतियात के तौर पर जो है बंद किया गया, मना किया गया है कि फिलहाल में जब तक जो है ये नदी का पानी जो है कम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग खेती करने के लिए मत जाइए। आबादी के पास के जो मकान हैं जो कि नदी से एकदम सटे हुए हैं, इन लोगों को कोई संदेश तो नहीं दिया गया अलग से? नहीं, अलग से संदेश कोई नहीं दिया गया। विशाल, यूपी, बिहार और उत्तराखंड के जो ये राज्य हैं इनको अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां अभी की जा चुकी हैं यूपी में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसीलिए जो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए, आपको मैं यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बता देता हूँ। यहाँ से बमुश्किल आप नदी पार करके 3 किलोमीटर जैसे ही जाते हैं वैसे ही आपको बिहार के जो जिले हैं, पश्चिमी चंपारण और बाकी जो एरिया है वो शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो स्थिति है वो भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, इंडिया के ये 2 ऐसे राज्य हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे सीधे बोला है कि आप ग्राम समितियों से बातचीत कीजिए, ग्राम प्रधानों से बातचीत कीजिए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे बातचीत करके लोगों के बीच जाइए और किसी भी तरीके से लोगों के बीच पैनिक ना हो। कुल मिलाकर के विशाल, प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि नदियों के किनारे जो आबादी बस्ती है उनको पहले से अलर्ट रखा जाए और अपनी भी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से कर रखी है किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पानी जो है वो जब डिस्पर्स होगा तो उसका उतना खतरा मैदानी इलाकों में नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप इस मैप को जरा देखिए, नारायणी नदी जो है जहां पर इस वक्त विशाल मौजूद थे वो कैसे आगे बढ़ती है। गंडक बैराज आगे है, फिर बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली होते हुए ये आगे पटना में जाकर के फिर एक संगम होता है गंगा का, गंडक का, नदी का, ये 2 नदियों का संगम होता है। मतलब ये कि बिहार और यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। दरअसल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले से 2-2 कॉलेजों के स्टूडेंट शामिल होंगे। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना और विकसित भारत को लेकर उनके क्या विचार हैं उसे जानना है। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 में शामिल होंगे, जहां वो नई स्टार्टअप नीति 2026 लॉन्च करेंगे। साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट की शुरुआत भी की जाएगी। उसके बाद सीएम योगी लोगों को संबोधित करेंगे। इस इवेंट का आयोजन स्टार्टअप सेक्टर के लिए योगी सरकार की ओर से बड़ा बूस्टर डोज माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। मेरठ में बुधवार को अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाने से विवाद हो गया। दरअसल परतापुर में अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर और बैनर्स पर आपत्तिजनक और जातिगत टिप्पणी वाले नारे लिखे गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और होर्डिंग्स को हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की छवि खराब करने और शहर का माहौल बिगाड़ने के इरादे से ये पोस्टर लगाए गए थे। पार्टी ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर भड़क गए, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा सांसद आगा रहूल्लाह से इस्तीफा मांग लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आगा रहूल्लाह को लगता है कि उनकी चुनावी जीत उनके निजी समर्थन पर आधारित थी तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें जनता से नया जनादेश मांगना चाहिए। इस पर आगा रहूतुल्लाह ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ दिनों बाद विस्तार से अपनी बात रखेंगे। यूपी के बरेली में बुधवार को सेना का फर्जी जवान पकड़ा गया। बरेली पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी राजेश तिवारी को मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से पकड़ा। वो लखनऊ का रहने वाला है। राजेश तिवारी पर आरोप है कि वो अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में अनफिट 17 से ज्यादा लोगों को पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली थी। आरोपी खुद को सेना का हवलदार बताता था। वो युवाओं को भरोसा दिलाता था कि उसकी सेना के अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ से अच्छी पकड़ है। री मेडिकल में अनफिट युवाओं को फिट कराने की गारंटी देता था। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज आखिरी दिन है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने भारत पर 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं। सोनल दिनुशा और केशरा नथा नाबाद लौटे। पसिंधु सूर्या बंदारा ने सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से मानव सुथार ने 2 विकेट लिए। टीम इंडिया आज श्रीलंका के बचे हुए बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना चाहेगी ताकि टारगेट छोटा मिले और उसे हासिल कर सीरीज में क्लीन स्वीप कर सके।